जी अस्सलाम वालेकुम। TNN पॉडकास्ट के साथ मैं हूं एहतिशाम चिश्ती, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी आज की एपिसोड में हम बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे फाइन आर्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे उस हुनर के बारे में जिसकी कदर पाकिस्तान में तो काफ़ी कम है। अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखें, हम फिल्म इंडस्ट्री को देखें, तो हमने ये देखा है कि लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है वो कम है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर रुझान काफ़ी कम है पॉप म्यूज़िक और इनको लेके। तो फिर भी यंगस्टर जो हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अभी तक रियल आर्ट और असल आर्ट से लोग जो हैं वो दूर हैं। तो इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए, बल्कि गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मतीन साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? आपका काम तो हमने बहुत ज्यादा देखा हुआ है और माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम आप करते हैं आर्ट्स से मुतालिक। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हम बात करते हैं। आप बहुत बचपन में मेरे एक टीचर थे जो पुतलियां बनाया करते थे। अच्छा। वो गत्ते और काचनी उसके साथ मिक्स करके तो उसे बनाते और उसे चलाते। अच्छा। उनसे सबसे पहले मैंने वो सीखा और उसी ने मेरे दिल में ये पैदा किया कि मैं इस शोबे की तरफ जाऊं, फाइन आर्ट्स की तरफ। उसने मुझे इसकी तरफ तो मतवज्जो कर लिया। वो थोड़ा बताएं वो क्या होता है? वो जिसमें कलरफुल सा है ना, वो पपेट बनाते हैं ना, जैसे जी जी, गत्ते की एक पुतली बना दी, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा देते हैं, हाथ अंदर डाल के तो फिर उसे चलाते हैं। वो मूव करता हुआ फील होता है जब आपके हाथ के ऊपर वो चढ़ गया। कोई बंदा वॉइस देता है। हाँ, वॉइस कोई भी दे। पपेट ही है बेसिकली, वो पपेट है जो हमने देखे। वो जो स्टार्ट में ऐसे ही बनाए जाते थे, फिर वो लकड़ी के भी रवायती तो हमारे लकड़ी के बनते हैं। अच्छा। जो जिसे हम ना गांव में और ऐसी जगहों पे देखते हैं कि जी ये पपेट वाला आया है तो वो नचा रहा है, रात को दिखा रहा है। अब तो नहीं आते। अब तो मामला ही खत्म हो गया। नहीं तो एक वो देहात का और हमारे कल्चर का एक हिस्सा था जिसमें वो चंद चीजें बड़ी खुशी से दिखाते थे बच्चे बड़े, और गांव वाले सारे इकट्ठे होके देखते थे। घर की चारपाई, बड़ी चारपाई वो देखते थे, बिल्कुल उसके आगे वो ब्लैक कपड़ा डाल देते और पीछे से वो चलाता। तो उसी तरह वो था हाथ उसके साथ चलाने। अच्छा। तो और ये उस्ताद आपके किस तरह, क्या उनका? वो मेरे ड्राइंग टीचर थे, नाम मुझे अब उनका याद नहीं रहा। स्कूल में? हाँ, उन्होंने NCA से ही किया हुआ था। अच्छा। फाइन आर्ट्स। और वो इधर एलिमेंट्री स्कूल है उसमें थे वो टीचर। मैं वहां, अगर हम सन की बात करें, किस सन की हम बात कर रहे हैं? 75। अच्छा। 76 की बात है। अच्छा। 75 76 या शायद इससे भी एक आध साल पहले की होगी। तो ठीक है। वहां से फिर एक और टीचर आए जो मेरे ज़हन में उनका नाम उनका भी नहीं पूरा याद, गिल साहब थे एक। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे ड्राइंग सीखना चाहते हैं ना, वो अपने हाथ दिखाएं। उन्होंने हमारे हाथ चेक किए, नाखून देखे गंदे हैं, कटवाए, धुलवाए। फिर जो बच्चे हाथ अच्छी तरह साफ करके आए उन्हें वो ड्राइंग रूम में लेके गए कि अब आप ड्राइंग करें, ये नहीं करें। और वो बात वो समझते थे कि इतना नफासत, हाँ जी, कि बंदा नफीस नहीं है, साफ सुथरा, जब तक वो काम नहीं करेगा उसके हाथ साफ नहीं होंगे। और ये बात अब तक मुझ में है। मैं काम करते हुए 10 दफा हाथ धोता हूँ, चाहे वो हाथ रंगों से भरे हों, थोड़ी देर बाद धोता हूँ और फिर काम शुरू करता हूँ। अच्छा। उन्होंने किस तरह से किया? उन्होंने कहा कि हाँ, कि जो बच्चे अपने हाथ नहीं साफ रख सकते, अच्छी ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह करके वो सारा मामला न चला। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग नेचुरली मेरे अंदर थी। कुछ टीचर मिलते गए जिनसे मैंने रंग बिरंगी चीजें सीखी। स्प्रे पेंटिंग, वो उस वक्त तो स्प्रे नहीं होता था, छठी में था शायद मैं। तो वो क्या करते थे, जिससे हम आटा छानते हैं, छानने उसके ऊपर ब्रश के साथ, टीथ ब्रश के साथ रंग लगा के तो हम नीचे स्टेंसिल रख लेते और उसे लगाते। अच्छा। उन्होंने हमें ये सिखाया। स्प्रे है जो एक उस जमाने में एक देहाती सी जगह थी जहां मैं पढ़ता था। उस वक्त मेरे वालिद वहां थे, टीचर थे, मास्टर थे। तो वैसे वहां उनसे सीखा। इस तरह ये चलता गया। फिर 9th 10th तक नेचुरली मेरे अंदर था। मैं चला जाता बाहर और दरख्त वगैरह देखता, चीजें देखता तो बनाता। फिर जब 9th 10th में आया तो वो अब्दुर पढ़ना शुरू किया। शौक था। हमारे यहाँ जो क्लासिक आर्टिस्ट है ना, उनका काम देखा कि ये अब्दुर्रहमान चुगताई हैं, इनका काम इस तरह का है। अच्छा। ये उस्ताद अल्लाह बख्श हैं, ये इस तरह बनाते हैं। शिमजा इस तरह बनाते हैं। शाकर अली का म्यूजियम इस तरह का, उनका काम इस तरह का है। वो फिर मैंने ना बाकायदा स्टडी शुरू की 9th 10th में। अच्छा। उसे फिर ये होता था कि मेरे घर में एक बरामदा है मेरा, कलर चौक में रख लेता। जब दोपहर को सब सो जाते थे मैं वहां बनाता। और ये मतलब फर्श के ऊपर? फर्श के ऊपर। अच्छा। एक गीला कपड़ा मेरे पास होता था, एक तस्वीर में लटका लेता तो उसको बनाता।
अच्छा अच्छा। वो कई साल मैंने किया, जिससे मेरी ड्राइंग और मुझे ना कलर की पहचान हो गई, ये कलर को लगाना कैसे है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलता गया। ये शायद है, था तो नेचर अंदर, लेकिन वो शौक ने और मेहनत ने ना मुझे उसमें काफी सारा दिया। फिर मैंने वाटर कलर शुरू किया। अच्छा, 9th 10th में 77 में मैंने एक ना छोटी सी एग्जीबिशन की थी पहले। अच्छा। मुझे याद है जिसमें कुछ मेरी पेंटिंग्स बड़ी मशहूर हुई। और आपकी उस वक्त कितनी उम्र होगी? मैं 10th में पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, अंदाजा कर लें 14-15 साल का होगा। हम्म। तो उस वक्त ना वो मेरी पेंटिंग्स बहुत मशहूर हुई। अच्छा, और वो क्या पेंटिंग्स थी? वो थी जैसे एक कॉर्पोरेशन थी एक पेंटिंग। अच्छा। वो मैंने मतलब खुद से देखा हुआ था कि एक बंदे ने बकरी को खाना खिलाने के लिए, समझे, अपने कंधों के ऊपर उसके पांव रखे और जो डांगा जिससे वो खींचता था, टहनियों को काटता था, उसने एक लकड़ी का दरख्त का टहना नीचे किया हुआ और वो पीछे से बकरी खा रही है। उसने अपने कंधों पे उसको बिठाया। अच्छा अच्छा। बकरी के दोनों पांव वाह और वो बकरी खा रही थी। ओके। और वो ऐसे वो टहने को खींच रहा ताकि उसकी मुझे बड़ा अपील किया। अच्छा। उसे मैंने पेंट किया वाटर कलर से और उसे मैंने नाम दिया कोऑपरेशन। वाह वाह। अच्छा, वो मेरी पेंटिंग बहुत मशहूर है। एक फिर ऐसी थी फाइटिंग, दो बैल आपस में लड़ते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह की कुछ चीजें मुझे उतना ज्यादा नहीं कुछ याद, थोड़ी बहुत याद है। उस बतौर स्काउट में जाता, पेंटिंग वगैरह मरी जाते, लेके जाता, तो वो लोगों को वो बड़ी अपीलिंग और वो अच्छा लगता है। बड़ा कमाल का काम किया। फिर मैंने एक टीचर से सीखा, वो थे एनसीए के बड़े, वो स्कूल ऑफ आर्ट था उस वक्त। जी जी। स्कूल ऑफ आर्ट था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, बेसिक सीखे। कुछ बेसिक्स मैंने उनसे सीखे। फिर कॉलेज में आ गया, कॉलेज में इकबाल गया, फिर पेंटिंग, टाइटल, ऐसे काम चलता गया। सही। उसके बाद मैंने ऑयल पेंट में काफी सारा काम किया, लेकिन ये स्टिंग आर्ट और कैलीग्राफी बहुत बाद में। ये बाई चांस उस जमाने में ना बड़ा मकबूल हुआ स्टिंग आर्ट। उसमें कश्तियां, जहाज, इस तरह की चीजें बनती हैं। हम उसकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा हम इसी को अभी थोड़ा सा कुरेदते हैं आपके स्कूल के टाइम को। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि स्काउटिंग तो आम थी, हर स्कूल के अंदर थी, और अब तो सिर्फ ये होता है कि आर्ट का जो मजमून या ड्राइंग का मजमून है वो महल 10 नंबरों के लिए सिर्फ होता है कि चले इसमें 10 नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों के अंदर वो शौक क्यों नहीं पैदा हो रहा? स्कूल्स से वो शौक क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि बच्चों में टैलेंट है, वे नहीं है। अच्छा। टीचर को ऐसा अच्छा नहीं मिलता जो उन्हें समझ पाए, और फिर वालिदैन का रुझान भी नहीं होता। क्या समझते हैं, क्यों, क्या वजह? मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी करवाई थी ट्रेनिंग बच्चों की। मैंने देखा कि बच्चों में टैलेंट है, अच्छा, लेकिन उन्हें वे नहीं है। स्कूलों में जो टीचर करवाते हैं जी जी, वो एक पेट तरीके से करवाते हैं। जी आज आपने यही एक मग बनाना है और बस ठीक है, इसे आप इसे बना दें। उसे बच्चे को ये नहीं पता कि इसे मैंने कैसे बनाना है, इसकी लाइट कहाँ है, गेट कहाँ है, उसे गाइड नहीं किया जाता। वो बना देता है उस 10 नंबर, यानी कि 10 नंबरों के लिए 10 नंबरों के लिए पेंटिंग ड्राइंग हो रही है। फिर उसमें शौक नहीं रहता, जी जी, उसकी फीलिंग नहीं रहती। जी जी जी, आपको पेंटिंग के लिए उसकी फीलिंग भी चाहिए, चाहे वो स्टिल आर्ट है। सही बात। तो मैंने आपकी बातों से ये महसूस किया है कि आप ये जो आपने बात की, एक तो आपके वो हालात वाक़यात उस तरह के रहे या आपको टीचर्स उस तरह के मिले कि जिसने आपको उभारा है इस तरफ, और दूसरी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि शायद आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन थी। आप चीज़ों को देखते थे, गुजरते सीन्स, सैनिक चीज़ों को आप समझते थे, और जाहिर बात है उसके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एनालिटिक्स, जिस तरह आपने कहा कि वो एक बंदे ने अपने कंधे पर बकरी बिठाई हुई और वो उस तक रसाई दे रहा है ताकि वो खा ले, तो जाहिर बात है जिस तरह आपने अगर ये कहीं पर देखा है तो उसको फिर आपने सोचा कि मैंने, तो बच्चों की ऑब्जर्वेशन हम किस तरह से मतलब समझ सकते हैं कि हाँ ये बच्चा है कि जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, सैनिक चीजों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये नेचुरल है। अच्छा, पिछले दिनों मैंने अभी बता रहा था ट्रेनिंग था, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें से एक बच्ची होगी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल की। अच्छा, मैंने बच्चों को बताया कि लाइन क्या चीज है, कि 2 नुक्ते जोड़े लाइन खींचती, लाइन ये, अच्छा इसकी शक्लें कैसी है, एक जैसे जा रही है, एक स्क्वायर में जा रही है, सर्कल है। आप बच्चों को आप बनाएं जैसे आपने देखी। अच्छा, उस बच्ची ने कुछ 6-7 तरह की बनाई, उसमें से एक बड़ी जिगजैग सी बनाई जैसे हार्ट बीट चल रही है। मैंने बेटी से पूछा कि बेटी आपने ये कैसे, ये कहाँ से दी? कहती मेरे दादा अबू का ईसीजी हुआ था ना, कि उसकी लाइन। बड़ा हैरान हुआ, उसकी ऑब्जर्वेशन, ये नेचुरल।
हाँ, हमें और ये बच्चों इसकी में जरूरत पैदा कर देना कि आपने रास्ते में क्या देखा, कैसे देखा, कैसे फील किया, आप उसे बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे खुद से बहुत अच्छा बनाना शुरू हो जाएंगे। ये जरूरी है, आर्टिस्ट के लिए जरूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। चलते फिरते उसको उसे पता हो कि इसका क्या रिएक्शन है, इसका क्या रिएक्शन है, उसकी फीलिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, तो तभी वो उसके अंदर ना वो नेचुरली पैदा होता जाएगा। फिर उसे शौक हो, मुझे मैंने देखना क्या है, लोगों के साथ कैसे मिलना, उनकी बातें करने का अंदाज देखना है, बैठने उठने का देखना है, कोई गधा लेके जा रहा है तो उसे भी देखना है कि वो कैसे लेके जा रहा है, गधे की क्या फीलिंग है और बंदे के ले जाने वाले की क्या फीलिंग, तभी वो आर्ट की तरफ आएगा और उसकी तभी भी उसकी पेंटिंग भी होता है। यानी कि वो किसी चीज को फील करेगा अपने अंदर तो तभी वो कैनवस के ऊपर उसको लेकर आएगा। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें कि जिस हमने बात की कि 10 नंबर के लिए बच्चों में शौक है, किस तरह से उभारा जा सकता है बच्चों को कि हम आप आए इसके अंदर, वालिदैन को कैसे इस तरफ लेके आया जा सकता है, ये कैसे उनको समझाया जा सकता है कि आपके बच्चे के अंदर अगर ये टैलेंट है तो आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इसके ऊपर काम करने दें। हाँ, ये बात जरूरी है, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को, लेकिन वालिदैन अभी तक उतने एजुकेटेड नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये पढ़ के बच्चा क्या करेगा। हाँ, उसको फील्ड में तो हमारा मसला है ना कि हम तालीम तो दिलवा रहे ताकि वो बाद में जॉब करे और कमाए। वो बात फाइन आर्ट्स में अभी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, उसके लिए मौके बहुत कम है, लेकिन रुझान सिर्फ इस हद तक तो वो चाहेगा कि ये अपने घर को बड़ा खूबसूरत कर ले, इंटीरियर अच्छा कर ले, उससे आगे वो नहीं चाहेगा। वो नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं चाहेगा। यानी कि हमारे स्कूलों में ये है कि बच्चे या तो साइंस में जाएं या कंप्यूटर साइंस में जाएं, और जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता उसे कहना यार तू आर्ट्स कर ले। हाँ, उन्हें तो कमर्शियल चाहिए एजुकेशन, तो उसी तरफ जाएं, दूसरी तरफ नहीं जाएं। ठीक, तो आप समझते हैं कमर्शियल से जो आपने बात की है कि अगर आर्ट के अंदर कमर्शियल आ जाए तो फिर असल आर्ट भी मर जाता है, और इसी वजह से शायद अभी चले जितना पाकिस्तान में चल रहा है आर्ट वो प्योर चल रहा है। नहीं, देखिए कमर्शियल मरता नहीं है, आर्ट जबर तो आ जाता है, कहीं पाबंद हो जाते हैं जी जी, कि कोई चीज बनानी है तो इसी दायरे के अंदर रह के बनानी है, लेकिन वो उसे किसी हद तक, लेकिन अगर अच्छा आर्टिस्ट है ना उस दायरे में भी अपनी बात जरूर कहेगा, उसे मैंने करना क्या है, मैंने लोगों को क्या देना। अच्छा आर्ट है ही वो जिससे जो लोगों के लिए फीलिंग भी हो, अलग रास्ते का भी नजर, तो तभी वो अच्छा है। अदरवाइज वो जितना मर्जी अच्छा बना ले वो अच्छा तो नहीं। तो अच्छा जब आर्ट लोगों को नजर आएगा ना तो वो खुद ही खुद अपना रुझान भी बदलेगा, बच्चों में भी बढ़ेगा। आपने बात की कि बाद में आपने किताबें पढ़ना शुरू की और उसके बाद आपको खुद भी समझ आई कि आर्ट को, उन चीजों को आर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये हमें समझाएं कि अगर इंटेलेक्चुअली हम किसी चीज को समझते हैं उसको हम आर्ट के अंदर क्या, आर्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आर्ट आप ये है ना, ये चीज बनानी है आपने, मग है, कोई ग्लास है, कोई दरख्त है, तो आप उसको पहले तो फील करेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, फिर आपने मीडिया करना, आपने बनाना कैसे, क्या पेंसिल स्केच करना, क्या वाटर कलर करना, आज ऑयल कलर करना, आज एक नया मीडिया आ गया एक्रेलिक कलर, पहले अच्छा था वो पुराना लेकिन इतना यूज नहीं होता था, आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसमें फास्ट है कि वो कलर, ऑयल पेंट में आपको ऑयल चाहिए, इस तारपीन का तेल चाहिए, लिंस्ड ऑयल चाहिए, वो सारा मिलाएंगे फिर कैनवस को तैयार करना। आज वो नहीं है, एक्रेलिक कलर में आप डायरेक्ट लेते हैं, वाटर कलर से ही बना के फायर कर देते हैं, वो कलर भी पक्के हैं और खराब नहीं होते, मॉडर्न तरीका। उस जिस तरह ये सारा कुछ बदला इस तरह ये भी बदला। तो उसको चाहिए कि वो मीडिया के बाद वो ये देखे कि अब अपनी फीलिंग भी बढ़ाए, चीजों को देखे, रोशनी कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, मुझे ड्राइंग कैसे करनी है, इसे बैलेंस कैसे रखना है। अच्छा, फिर इसमें कैसा काम, मेरा रुझान कैसा, क्या मैं रियलिस्टिक आर्ट में आऊँ, मुझे एब्स्ट्रैक्ट में चले जाना चाहिए, मुझे नीम एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए। वो बंदा ना खुद अपने अंदर खुद डिसाइड करे, या कोई अच्छा ऑब्जर्व करने वाला उस्ताद वो सेट करेगा कि इसका रुझान क्या है, अब मैं से इसकी तरफ तो जाऊँ। अगर वो चाह रहा है कि प्रिंट मीडियम में करूँ तो फिर वो सिर्फ स्क्रीन प्रिंट या लिथो प्रिंटिंग या जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो सीखना। वो अलग अलग शौक हैं लेकिन है सारे फाइन आर्ट्स, उन्हीं के साथ उसमें काम करना। सही है। तो अगर हम ये समझते हैं जिस तरह पॉलिटिकल थॉट्स हैं, लोगों का रहन सहन है, लोगों के माली वसाइल के ऊपर अगर हमने बात करनी हो, लोगों के माशी हालात के ऊपर बात करनी हो और उसको हमने आर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ऐसा काम करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन और किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम समझें
कि किसी के बहुत सारी चीजें, जैसे हमने फाख्ता को रख लिया हुआ है, हाँ, अमन का पैगाम। अब फाख्ता को अगर हम कटा हुआ दिखाएं तो उसकी फीलिंग और है। हाँ। अगर उस जैतून की एक शाख उसके मुंह में दे दो तो उसकी फीलिंग और है। वो आपने जज करना है कि हाँ आपने दिखाना क्या। अगर हम अपने हाथों से जो कटे हुए हाथों उड़ता दिखाएं तो उसकी फीलिंग और चली जाएगी। बात आपने कहनी है, या अगर हमने वही एक कबूतर पिंजरे के अंदर रखा हुआ है तो और है। आपने सिर्फ एक होंठ बनाए, बड़े खूबसूरत बनाए, अगर आपने उसको सी दिया और पीछे आपने एक अखबार का टुकड़ा ही लगा दिया तो उसकी फीलिंग और बन जाएगी। आजादी के लिए आपने खुद ढूंढना है आपने बात कैसे कहना। बात जुबान से कहना या पेंट से कहना, दोनों अलग अलग तरीका कार है। बात अपनी लोगों तक पहुंचाना, ये मामला है। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि मैंने कहीं से कोई चीज ऑब्जर्व तो आपने कर ली है, अब आपके जहन में है वो, आप उसको फील भी कर रहे हैं, फील भी आ गई है, लेकिन वो कैनवस पे नहीं उतर रही, ऐसा कभी होता है? ऐसी फील अक्सर ऐसे होता है। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बनाऊंगा, जब कैनवस के ऊपर आता हूँ ना तो मैं कुछ और बना जाता हूँ। बहुत दफा ऐसे होता है। वो उसका असली मसला ये होता है कि जो उस वक्त मेरी फीलिंग हो रही है ना, जैसे ये कलर है ना, कलर भी मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कलर हार्ड कर रहे होते हैं। वो आर्टिस्ट कभी वो नीले कलर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, कभी वो रेड बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा वो उसके मिजाज के अंदर चला जाता है और वो कई दफा नहीं निकल पाता उस बात में। जैसे एक आर्टिस्ट है, वो एक ड्रामा कर रहा है तो एक किरदार उसके अंदर हावी हो गया ना, तो बड़े दिनों में उससे नहीं बाहर आता। सेम आर्टिस्ट जो कलर करने वाले हैं ना, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। तो उसमें ये ऐसे होता है बहुत दफा कि जो हम सोच रहे होते हम वो नहीं कर पाते, कुछ और हो जाता है। लेकिन होता है ऐसे जरूर। तो तकमील के लिए क्या करते हैं? फिर तन्हाई करते हैं या देते हैं? हाँ। मैं मेरे जो उसे छोड़ देता हूँ कि अच्छा जब मेरे ज़हन में इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनेगी तब मैं इसे बनाऊंगा। अच्छा। और कभी तो वो ये होता है कि 2 दिन में भी हो जाता है और कभी कई साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, फिर मेरे ज़हन में बात है। जैसे एक ना छोटी सी किताब थी मफ़हूम, उसका मैंने बनाना था, बड़े आइडिया है, सोचता रहा, नहीं बन पाया। 6 माह बाद में खाना खाने लगा तो पत्ता एक उड़ता हुआ मेरे सामने आया और वो मेरे ज़हन में आ गया। अच्छा। पत्ता जब सबज से गलने के करीब होता था 3 रंग लेता है। मैंने 3 पत्ते बनाए और वो टाइटल बना दिया। अच्छा। बड़ा सबको पसंद आया। वो बात मैं कह नहीं पाया उस वक्त जब उसे जरूरत थी। वो 6 माह बाद वो मेरी बात हो रही। ये होता है ऐसे। ना आपको फौरी कोई बात जरूरी नहीं कि एक चीज जो आप सोच रहे हैं फौरी आपके ज़हन में आ जाए। आप किसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं फौरी आ जाए, कभी वो फौरी हो जाता है, कभी नहीं होता। सही है। तो अगर हम कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर देखें, स्कूलों से निकल के, क्योंकि तब जब हम बात करें मैट्रिक के बाद तो बच्चे ने कोई ना कोई एक अब साइड पे जाना ही जाना है। और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह में चले जाते हैं। तो इदारे भी कम हैं पाकिस्तान में, बल्कि हम नाम लें तो शायद चांदी नाम है जो फाइन आर्ट्स और आर्ट्स से मुतालिक दीगर कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन जो भी काम कर रहे हैं उनके बारे में पहले तो बताएं थोड़ा सा कि क्या वो इनफ काम कर रहे हैं इतना कि बच्चे निकल रहे हैं? एनसीए वगैरह ये अदारे तो प्योर आर्ट का काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कमर्शियल अदारे भी शामिल हैं जो टेक्सटाइल डिजाइन और प्रिंट और हमें वो ड्रेस डिजाइन के ऊपर लेके, हाँ जी, वो अब काम बहुत ज्यादा, क्योंकि कमर्शियल तो होना है, लेकिन वो छोटे शहरों में नहीं, बहुत बड़े शहरों में बहुत अच्छे अदारे हैं। फिर ये ऐसे ही बड़े अदारों ने कुछ कोर्सेज छोटे भी शुरू कर दिए जो 2-3 माह के लिए करवा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं। लेकिन मामला फिर वही है कि कमर्शियल होने से के बगैर ये काम चल नहीं रहा। पेंटिंग की सेल एक बड़े शहर में तो है, छोटे शहरों में बिल्कुल नहीं। वो बस एग्जीबिशन ही होती है ना कि एग्जीबिशन होती है, लोगों को दिखा लें, मोटिवेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा है और कोई और अभी तक कोई ऐसा हाल नजर नहीं आता। फिर स्कूलों में वो जो काम करने वाले थे ना अच्छे उस्ताद, वो भी नहीं रहे। बहुत किसी कम स्कूल में अब नजर आता है कोई जो टीचर फाइन आर्ट्स का है वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। वो पता क्या चलता है कि जी ये इस्लामियत पढ़ के है, अब ये यहाँ ड्राइंग पढ़ा है। ये अदारों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्कूल लेवल के ऊपर तो ये बहुत है। और ऐसी अच्छा ये ऐसी जो बड़े अदारे हैं, जो हमारे फाइन आर्ट्स के अदारे ऐसे हैं, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। अदारा तो वो फाइन आर्ट्स का है, आर्ट्स काउंसिल है, लेकिन उसका हेड जो चलाने वाला है वो उसका ताल्लुक फाइन आर्ट्स से नहीं है, उसका लेना देना कभी पढ़ा वो या
पता लगता है वो सियासियात पड़ी हुई है किसी ने और वो बाद में जो है वो ये इधर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अभी जितना लोग काम कर रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, एनसीए के बारे में बताएं कि एनसीए में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं? देखिए जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनका काम तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत था। जैसे मैंने आपको पहले बताया शाकिर अली म्यूजियम का काम था, शाकिर अली का काम था, कुतुब शेख थे वो रह भी थे बाहर चले गए, उनका काम बहुत था, अनवर जवाद शिमजा थे उनका काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये सब लोग जदीद आर्ट करने वाले थे और बाहर चले गए। अब्दुर्रहमान चौथाई थे जो इंटरनेशनल लेवल पे रहे, आज भी उनका नाम है। साद कैन थे जिनका काम दुनिया भर में है तो रहे। लेकिन अब जो अब नए आने वाले हैं उनमें कोई इतना बड़ा नाम नहीं है जिसका मैं कहूँ कि ये ऐसा एक नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसी फील्ड पे नहीं है। उसकी वजह से गुदारों में भी अब वैसा काम नहीं हो रहा। हो जरूर है, कमर्शलाइज बहुत हो गया। बच्चे आते हैं कहते हैं बस एक कोर्स कर लिया जाए, एक सर्टिफिकेट ले लिया जाए और कोई अच्छी जॉब, क्योंकि जॉब बड़े शहरों में मिल जाती है, टीवी चैनल्स पे उनके लिए सेट डिजाइन के तौर पे, और इस तरह के छोटे छोटे और अदारे हैं जो ड्रेस डिजाइन के लिए रख लेते हैं, बच्चों की टीचिंग के लिए रख लेते हैं, क्योंकि कुछ मॉडर्न अदारे ये काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो पढ़ा लिखा भी हो और जिसे कुछ पता भी हो, लेकिन काम चल रहा है उस लेवल का नहीं है अब, लेकिन है काम अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब भी हमारे मुल्क में कुछ नाम ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और उनका काम जैसे आपने मीडिया की बात की है तो हम अमूमन कार्टून्स देखते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को या करंट अफेयर्स को उन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपनी पेंटिंग्स में या वो कार्टून्स के अंदर दिखाया होता है। तो आपकी है समझ में कि कौन सा बंदा है जो अभी ज्यादा इस वक्त में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? जावेद इकबाल कार्टून उनका काम बहुत सही बात है। तो ये दो बंदे तो ऐसे थे जिनका काम नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अब भी मैक्सिमम काम कर रहे हैं और बहुत आला उनका नाम सियासत पे दुनिया के दूसरे मौजूद पे वो बना है। आपका ज्यादा काम किस में रहा है, किस थॉट पे ज्यादा आपने फोकस किया? ज्यादा ना 80s के बाद मैंने स्ट्रिंग आर्ट में ज्यादा काम किया, कैलीग्राफी। क्या है थोड़ा सा हमें समझाएं, स्ट्रिंग आर्ट क्या होता है? ना जदीद आर्ट था, है अब भी। अच्छा। अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। कॉमन पेन्स और धागे के साथ अब से हम लिखते थे, वो सब बनाते थे, उसको अच्छा। ओपन कहते थे, वो ओपन आर्ट है हमारा। लेकिन उसे मैंने कन्वर्ट किया था क्लोज में, लफ्जों का एक पूरा अलफ और लाम बे जीम कोई भी लफ्ज लिखा तो उसका एक मेथड बनाया कि ऐसे इसकी पिने लगेंगी और इस रुख पे दागा जाएगा। अब जहां चाहें आप उस लफ्ज को ले जाएं, तरीका वही रहेगा और फिर लिखेंगे। और फिर उसमें मैंने बुनियादी तौर पे ये कोशिश की थी कि कैलीग्राफी अगर खत सुलस है तो खत सुलस प्रॉपर नजर आए। सही सही। उसके कत और उसके जो मुरवजा असूल है उससे मैं आगे पीछे ना हूं। सही। नसख है, नस्तालीक है, इसमें मैंने ज्यादा काम रुका में लिखे। तो इस तरह करके ना मैं ये काम दरमियान में कुछ ऐसा नहीं भी किया, लेकिन मैं ज्यादा ये काम आज भी कर रहा हूं। यानी 80s से आप इसकी तरफ कन्वर्ट हुए ज्यादा। दिल्ली में लेके गया था, उस वक्त कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं था जिसने ये काम करके लेके गया। अच्छा अच्छा। 85 में शायद पहली मेरी एग्जीबिशन हुई थी साउथ कैंडे पे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जब ये जो मौजूदा आर्ट गैलरी है ये इसका इफ्तिताह हुआ था तो तब भी उस वक्त भी साउथ कैंडे था, इसे ओपन किया, उसमें भी मेरी पेंटिंग्स शामिल हुई। सही सही थी यही कैलिफोर्निया। तो अभी कितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में शायद इतने ज्यादा नहीं कर रहे, तुर्की में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत इसके बकायदा। क्या उनके कल्चर में है जो इसकी वजह से वो वहाँ पे ज्यादा ही है? हाँ बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी आपने की। वो कल्चर ऐसे है कि तुर्की के खताब दुनिया भर में मशहूर है और वहाँ ख्वातीन में ये ज़ौक है। अच्छा, तुर्की में भी ये काम हो रहा है और मलेशिया में भी हो रहा है। अच्छा अच्छा। ये थ्रेड वर्क तुर्की में तो उनके पास सामान और चीजें बहुत अच्छी हैं, फिर वहाँ एग्जीबिशन प्रॉपर होती है, हमारे मुल्क में नहीं होती, लेकिन वहाँ ये प्रॉपर एग्जीबिशन होती हैं और काम होता है। वो कभी कभी मेरा उनसे थोड़ा सा रहता है नेट पे, तो गाइडेंस मिलती रहती है एक दूसरे के साथ, तो काम अच्छा होता है। सही। बहुत फाइन काम करता है। सूफीज़्म वहाँ बड़ा है और उससे उनके यहाँ उस तरफ का रुझान बहुत ज्यादा है। सूफी को थ्रेड वर्क में बनाया जाए, वो ही उनके रूमी के अफकार लिखे जाएं, अलिफ को इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा लिखने में ना बड़ा शौक रखते हैं।
सही। तो हमारे आपने देखा है कि जिस तरह आपने बात की ये 80s और 70s की और 80s की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है तब आपका आर्ट और वो सारी चीज़ें नई भी थी और आप नया सीख भी रहे थे। तो अगर हम उस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखें तो वो तो बड़े खतरनाक थे। तो वो नहीं, ऐसा था कि कैलीग्राफी को कभी भी ना रद्द नहीं किया गया, शायद मजहबी वजह से। हाँ, उस वक्त सूफी है और उसकी वजह से सादकियान ने म्यूजियम लाहौर म्यूजियम में काम किया, दुनिया भर में काम किया, और वो बड़ी जल्दी पेंटिंग से कन्वर्ट हो गई कैलीग्राफी में। उसे किसी ने रद्द नहीं किया। फिर इस तरह बहुत सारे और आर्टिस्ट थे जो प्योर आर्ट का काम कर रहे थे कैलीग्राफी की तरफ। शाकर अली थे, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट किया और दुनिया भर में किया, लेकिन वो भी कैलीग्राफी की तरफ चले गए। इस तरह बहुत सारे लोग ना इसकी तरफ कन्वर्ट हुए भुट्टो दौर के बाद। जी जी। अच्छा, उसमें फिर जो ज़िया का दौर है तो उसमें ना उन्होंने थोड़ा सा किया, लोगों को इसकी तरफ ना अप्रिशिएट किया कि जी ये देखिए पुरानी कैलीग्राफी, क्योंकि शुरू में इसको आर्ट शुमार भी नहीं करते थे। अच्छा, कहते थे नहीं ये थोड़ा सा अलग रहे, लेकिन बाद में बाकायदा पेंट के साथ इसे काम किया जाने लगे और ये आर्ट शुमार हो। तो आर्टिस्ट कहते थे कि पेंटिंग ही बनाई जाए, वही आर्ट है, इसको ना शामिल किया। लेकिन दुनिया भर में था, वो अंग्रेज भी अपनी वर्डिंग करते थे। चलो तो इस तरफ मुसलमानों में ये था कि पहले तो शुरू में था नहीं, वो बनाते ही नहीं थे चीजें, ऐसे दरख्त बना दिए, फूल पत्तियां बना ली, उनकी पेचीकारी थी। पुरानी कैलीग्राफी थी, ये पुरानी है मुसलमानों में। उनकी इमारतें उंदलस के इमारतों में, इधर ग्रेनेडा और इवन हमारे ये रूस के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ वो मुसलमान थे और उन्होंने वहाँ पे किए। ये तो एक पुराना आर्ट रहा। हजरत अली के दौर में था, फतेह कूफी वो कहते हैं इजाद ही उनकी थी। तो उस तरह चलता 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 उसके खदोफाल भी बेहतर हुए, उसमें नई जेतें भी आई और काम आगे वो और आज तक चल रहा है। आज भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ खतों को बहुत नए अंदाज में और अच्छे तरीके से बाकायदा उसकी तख्ती बनाते। तख्ती से बात यह है कि उसके अल्फाबेट उसको प्रॉपर एक तरीके से बताते हैं ये कैसे बनने और कैसे कैसे रहे। एक पूरा तहकीक का काम है और वो बगैर बहुत सारे और खत सीखे नहीं आता। तो अभी सही अभी जो हमने सारी डिस्कशन की है कि पाकिस्तान में तो आर्ट्स की स्पेशली फाइन आर्ट्स की ये सूरत हाल है। तो इसके अंदर अगर कोई वालिदैन, जारी बात है कि कई वालिदैन में ये शौक अब पैदा हो भी रहा है, क्योंकि अब लोग जो है ना वो डिग्री से छोड़ के बच्चों में हुनर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं लोग। बेशक अभी भी वो कुछ ज़्यादा लोग ये करते हैं कि हम उनको साइंटिफिकली ही तरक्की या साइंटिफिकली ही हुनर दें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि इनको फाइन आर्ट्स का हुनर इनके पास हो और उसके अंदर ये काम करें। तो मौजूदा हालात में आप वालिदैन को क्या मशवरा देते हैं अगर वो बच्चों को उस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करें? तो देखें, अच्छे अदारे भी देखें और बच्चों को उसी तरफ राग़िब करने की जरूरत नहीं। नेचुरली इंसान के अंदर ये उसकी फितरत है कि वो अच्छी और खूबसूरत चीजों की तरफ लपकता है। तो वो हर बच्चे में नेचुरली है, तो सही ये बात। लेकिन एक एज के बाद जब उसका रुझान नहीं रहता, जब उसे वो माहौल नहीं मिलता, तो वो खत्म हो जाती है। वालिदैन को चाहिए कि अगर जिसमें ये टैलेंट नजर है उसे तो जरूर मौके देने चाहिए, छोटे स्कूल्स में भी, और ऐसे अदारों को डेवलप करना चाहिए कि यहाँ अच्छे टीचर भी हैं और काम। तो वालिदैन किस तरह से करें, यानी कि जो आप जिस तरह आप साहिवाल से बिलोंग करते हैं, अब आपके पास क्या वालिदैन कभी आते हैं कि हमारे बच्चों को भी आप ये आर्ट जो है ये सिखाएं? अच्छा, और इस सिखाने वाले लोग और सिखाने वालों का रुझान फिर आगे से क्या है? हाँ जी, ऐसे है कि अब पहले नहीं था, अब वालिदैन को चाहते हैं कि जी मेरे बच्चे को ड्राइंग आनी चाहिए, जी मेरे बच्चे को इस चीज का इल्म होना चाहिए, मुझे खताती सीखनी है। जी उसके लिए चाहिए जिन लोगों को आता है या जिन्हें इसके मतलब टाइम निकालने होते हैं, ये तो थोड़ी सी कुर्बानी देने से चलेगा काम। अभी हमारे यहाँ इतने मजबूत अदारे नहीं है, छोटे शहरों में तो खास कर नहीं। जी लेकिन छोटे शहरों में काम करने वाले खतात, चाहे वो अब नहीं रहा, खताती नहीं रही, पहले वो कातब होते थे, वो अच्छा वो समझते भी थे, अब बड़े कम है। लेकिन जो टीचर और जो लोग रहे हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और फिर ये ऐसे अदारे जो गवर्नमेंट के हैं उन्हें चाहिए कि इसकी तरफ बच्चों को ना कैंप्स लगाएं, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप का इंतजाम करें, वर्कशॉप्स करवाएं और खुद जाकर करवाएं स्कूलों में। तो ये है कि वालिदैन भी बच्चों को और ज्यादा उसी तरफ, बच्चे खुद भी कहेंगे वालिदैन से कि हमें ये करना है। सही बात है,
क्योंकि जाहिर बात है कि अब तो NFTs का दौर आ गया है, अब तो डिजिटल आर्ट की बात कर रहे हैं लोग, तो लोगों के अंदर रुझान जो वो आर्ट का पैदा हो रहा है। और आप जैसा ज़बरदस्त काम देख के तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि ऐसा काम जो हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में आपसे दोबारा गपशप भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात। थैंक यू।